आज हम सब कुछ प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में जानेंगे और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यह परमाणु का मौलिक कण है, ऋणावेशित होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है तथा इसमें ऋणावेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये बात हमें जानकारी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सर्वप्रथम जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों की खोज के दौरान इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता लगाया था। आर्य मिल्कन ने सर्वप्रथम तेल बूंद विधि से प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किया था। थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश E/m का निर्धारण अपने प्रयोग द्वारा किया था। E/m का मान 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति kg होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो हम जान गए हैं, हमको समझना है कार्य फलन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो कार्य फलन क्या है? देखिए, किसी में धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर अनियमित गति करते रहते हैं, परंतु इनकी गतिज ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि धातु की सतह को पार करके बाहर निकल सके। यदि हम किसी बाह्य स्रोत से कुछ अतिरिक्त ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को उपलब्ध करा दें तो ये धातु सतहों को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं और धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। हमको ये पता है, ये कोई धातु सतह है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह पे गति करते हैं परंतु बाहर नहीं निकलते, है ना। हम इसको कुछ अतिरिक्त ऊर्जा यदि प्रदान करा दें तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉनों का धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप ऊर्जा देते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा जो आपने दी, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसी को हम कहते हैं क्या, कार्यफलन, जिसे फाई से व्यक्त करते हैं। कार्यफलन का जो मान है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह के ताप पर निर्भर करता है तथा सतह की अवस्था पर निर्भर करता है। कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, यदि धातु सतह को उष्मा विकिरण के रूप में ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि उसका ताप बढ़ जाए तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। हम ताप दें और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए उसे तापायनिक उत्सर्जन, और उस समय जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे तापायन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होने चाहिए। धातु का कार्यफलन कम हो ताकि कम ताप पर ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। धातु का गलनांक उच्च हो ताकि गर्म करने पर वह पिघल ना सके। तापायनिक उत्सर्जन के लिए टंगस्टन उपयुक्त धातु है। इसे 2200 केल्विन से 3000 केल्विन तक गर्म करने से तापायन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यदि धातु की सतह पर उचित आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित किया जाए तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उसके बाद बात किया जाए तो यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को कोई धन विभव वाली प्लेट आकर्षित करे तो परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ वास्तव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वास्तव में सभी पदार्थ, चाहे वे धातु हो या धातु, न्यूनाधिक, ठीक है ना, मात्रा में प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि क्षारीय धातुओं पर दृश्य प्रकाश के आपतन से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है, जबकि कैडमियम आदि धातुओं पर परावैंगनी विकिरण के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम है वो 4 नियम हैं। प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु सतह पर विकिरण के आपतन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती, अर्थात विकिरण के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, अर्थात आपतित फोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं निर्भर करती। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अर्थात वेग आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्येक धातु के लिए प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। तरंग सिद्धांत व प्रकाश विद्युत प्रभाव।
तरंग सिद्धांत की कमियां। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। इसके निम्न कारण हैं। यदि प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाए तो इस तरंग की ऊर्जा एक सीमित क्षेत्र पर स्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कुछ समय लगेगा। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रकाश के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यदि प्रकाश तरंगों के रूप में है तो तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगा, फलस्वरूप तरंग की ऊर्जा बढ़ेगी या ऊर्जा धातु सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, जिससे उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। किंतु वास्तव में यह पाया गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यदि आपतित प्रकाश तरंग की तीव्रता इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त हो तो प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी रहे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों ना हो। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सका। इसकी व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा की गई। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखिए, E बराबर h म्यू तो हमारे प्लांक ने दिया ही था। उसके बाद यदि उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा का द्रव्यमान m तथा अधिकतम में v मैक्स हो तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ v मैक्स। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के योगफल के बराबर होती है। दोनों को योगफल के बराबर दिखा दिया जाता है। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। डी ब्रॉगली तरंग आप सभी को पता है, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा दो रूपों में विद्यमान है, द्रव्य के रूप में तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। चूंकि प्रकृति में सममितता होती है, अतः यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति है तो द्रव की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। अर्थात डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। E बराबर h म्यू, जहां पर h प्लांक नियतांक है और म्यू विकिरण की आवृत्ति है। यदि फोटॉन को यम द्रव्यमान वाला कोई कण मान लिया जाए तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से E बराबर mc स्क्वायर होगा। C जहां पर प्रकाश की चाल है। समीकरण 1 व 2 से mc स्क्वायर बराबर h म्यू होगा, m बराबर h म्यू अपॉन c स्क्वायर होगा, जहां म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होगा। तो समीकरण 3 से जो है हम वैल्यू रख देंगे और इस प्रकार से हमको लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। डी ब्रॉगली के अनुसार हमको प्रोटॉन के साथ साथ अन्य द्रव्य कणों के लिए भी सत्य होता है। आगे चल करके हम उसकी वैल्यू को 5 लेंगे। यदि हम द्रव्यमान कोई कण v वेग से गतिशील हो तो उसका संवेग p बराबर mv हो जाएगा। गतिशील द्रव्यमान से संबंध तरंग को तरंग दैर्घ्य समीकरण 1 से बता देंगे। डी ब्रॉगली संबंध कहलाता है। इस संबंध के निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। यदि m का मान अधिक हो अर्थात कण का द्रव्यमान अधिक हो तो उससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान कम होता है। यदि v का मान अधिक हो तो लैम्डा का मान कम होता है। गतिशील कणों से संबद्ध तरंग दैर्घ्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि दोनों हमने गतिज ऊर्जा का व्यंजक ले लेंगे। दोनों तरफ 2m का जो है अपन क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 2m का गुणा कर देंगे। इधर 2m का गुणा करेंगे तो 2me हो जाएगा, इधर 2m का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m का गुणा करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m का m से गुणा हो m स्क्वायर v स्क्वायर mv स्क्वायर हो जाएगा और mv बराबर p होता हम p दे देंगे। तो आपको पता है 2me बराबर p स्क्वायर और p बराबर √2me हो जाएगा। अब डी ब्रॉगली संबंध से लैम्डा बराबर h अपॉन p से हमको पता है मान रख देंगे। आवेशित गतिशील कणों से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण q वेग से आवेशित है, ठीक है, तो v विभवांतर वाले विद्युत क्षेत्र में त्वरित होने पर कण वेग भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इसकी गतिज ऊर्जा भी ज्ञात कर लेंगे। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू qv, v स्क्वायर बराबर 2qv अपॉन m और इक्वेशन को प्राप्त कर लिया जाएगा। याद रखिएगा डी ब्रॉगली समीकरण ने ही बताया था। सबसे पहले प्लांक ने बताया E बराबर h म्यू, फिर उसके बाद आए आइंस्टीन, वो बताए E बराबर mc स्क्वायर। डी ब्रॉगली ने कह दिया ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, h म्यू बराबर mc स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है। इन्होंने म्यू का मान c अपॉन लैम्डा रख दिया, इधर mc स्क्वायर रहेगा ही, एक c से एक c का कट गया, लैम्डा इधर आ गया तो h अपॉन mc इक्वल टू लैम्डा, ठीक ना। और ये c प्रकाश का वेग है, इसलिए कण का वेग रख देंगे तो h अपॉन m भी आ जाएगा और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग भी कहते हैं तो h अपॉन p हो जाएगा। इस प्रकार से हम जान जाते हैं चीज़ों को और चीज़ों को समझ लेते हैं और निरंतर इस टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। द्रव तरंग से आप क्या समझते हैं? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको बता देना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जेविसन जर्मन ने भी इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन का प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली संबंध की सत्यता स्थापित की। प्रयोग में प्रयुक्त उपकरण का चित्र उत्र भी देखना पड़ेगा, उसको अपन बताएंगे आपको, ठीक ना, प्रेक्षण बताएंगे उसका, ठीक है। उसके बाद जो है इस प्रकार से इस टॉपिक में हमको ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि किस प्रकार से हम जब ताप देते हैं तब भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, उसके पास कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र लेकर के जाते हैं
तब भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है ना। ये सारी बातें ही इस चैप्टर में हमको करनी है और इस प्रकार हमने एक और छोटा सा चैप्टर जो आपने बताया था उसको हमने कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।